नमस्कार। भृगु लिनिएज स्टूडियो से मैं राजीव भार्गव आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश की एक कहावत है, सेंडिंग चिल्स डाउन द स्पाइन, मतलब भयाक्रांत होना भी चाहिए। पर आज साइंस की मदद से सब कुछ बदल गया है। रीढ़ की हड्डी ठीक ही नहीं की जा सकती, बल्कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सामान्य तरीके से जी सकता है, बशर्ते चिकित्सक बहुत ज्ञानी और अनुभवी हो। स्पाइन सर्जरीज सबसे मुश्किल सर्जरीज में से एक मानी जाती है। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस और एक्सपीरियंस्ड न्यूरो और स्पाइन के सर्जन हैं, जिनके पास 20 साल का बेहतरीन अनुभव है। आप एंडोस्कोपिक और मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं। आप आजकल मैक्स वैशाली में डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज हमने अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर गौरव बंसल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपके प्रोफेशन के बारे में सवालों से रूबरू हों, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा वगैरह कहाँ हुई, कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर गौरव बंसल है और मेरा जन्म हुआ हरियाणा के एक स्थान सोनीपत में। वहीं पर मेरी 12वीं तक की शिक्षा रही। उसके बाद मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए रोहतक चला गया, मेडिकल कॉलेज रोहतक। देन उसके बाद एमएस करने के लिए मैं केजीएमसी लखनऊ, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ से मैंने एमएस किया। एंड देन न्यूरो सर्जरी की मैंने आगे शिक्षा एमसीएस जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली में प्राप्त की। उसके बाद फर्दर मैं आगे स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप के लिए यूएसए मेयो क्लिनिक गया, जहाँ से मैंने आगे फर्दर स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग प्राप्त की। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मदर के साथ मैं रहता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है और मेरी वाइफ, शी इज अ डेंटिस्ट, और मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी एमबीबीएस कर रही है और बेटा अभी छोटा है, 10th क्लास में। आपने एम्स दिल्ली से अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की, कौन से साल से? हम उस टाइम के एम्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने 2005 में एडमिशन लिया था न्यूरो सर्जरी कोर्स में, एमसीएच में, एम्स न्यू दिल्ली में। एम्स न्यू दिल्ली, एज यू ऑल नो कि इट्स वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट ना, हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो बेहतरीन शिक्षा देती है मेडिकल साइंसेज में। वहां से मैंने अपनी न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग प्राप्त की और 2008 तक मैं वहां पर रहा। उसके बाद फिर मैंने एमसीएच करके वहां से निकला था। एक सबसे सिंपल सवाल, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स की शुरुआत कब से शुरू होती है? देखिए, कब का मतलब अगर आप कहते हैं कि एज का तात्पर्य है, तो ये आज के दिन बहुत जल्दी की उम्र में भी स्टार्ट होने लगी है। जैसे हम कहें कि 20s की उम्र में भी आई हैव सीन पीपल कमिंग टू मी जो सर्वाइकल स्पाइन या लोअर बैक के साथ आते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। खासकर जो आईटी इंजीनियर्स हैं या आईटी में जो काम करते हैं, उनको लॉन्ग सिटिंग्स हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, उनमें एज अर्ली एज इन अर्ली 20s मेरे पास इस प्रॉब्लम से आते हैं। बट अगर आप कहें कि हाँ, एज रिलेटेड, तो 40s के बाद शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी को बहुत बड़ी सर्जरी माना जाता है। इतनी बड़ी सर्जरी में डॉक्टर से एक सवाल पूछना बहुत लाजमी रहता है, इन्फेक्शन रेट। देखिए, इन्फेक्शन रेट का जहाँ तक सवाल है, न्यूरो सर्जरी में जहाँ ब्रेन और स्पाइन की सर्जरीज हम करते हैं अमूमन, तो उसमें हम बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि इस समय मैं मैक्स वैशाली में कार्यरत हूँ एज डायरेक्टर, तो वहाँ पर हम इसका क्वालिटी कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि इन्फेक्शन रेट ना के बराबर हो। तो आपको मैं अपना स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा कि ओवर लास्ट 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस, लास्ट 20 सालों में अगर हम कहें कि इन्फेक्शन रेट, तो मुश्किल से 0.1% के करीब हम कहेंगे इन्फेक्शन रेट रहता है। कहा जाता है सर्जरीज में स्पाइनल सर्जरी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लोग इससे डरते भी बहुत हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, एक आम धारणा जो है वो स्पाइनल सर्जरीज से लोग डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं वो ये है कि डरते हैं। मैं भी हर रोज ये एनकाउंटर करता हूँ। पर अभी क्या है कि थिंग्स हैज चेंज सो मच कि अभी इतना बदलाव आ गया टेक्नोलॉजी में, ट्रेनिंग में, कि अभी ये रहता है कि स्पाइनल सर्जरीज जो है पेशेंट को डे केयर सर्जरीज की तरह भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें पेशेंट आता है, ऑपरेट कराता है और नेक्स्ट डे चल के घर चला जाता है ना। तो इसमें अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पहले एंडोस्कोप नहीं होता, दूरबीन नहीं होती थी, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे,
मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज नहीं थी, पर आज के दिन वो इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आ गई हैं, और बड़े सेंटर्स में खासकर जैसे मैक्स में हमारे, तो जहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं, तो यहाँ पर स्पाइन सर्जरीज आज के दिन वेरी रूटीनली कर रहे हैं हम, और पेशेंट्स ठीक होकर घर जाते हैं। सक्सेस रेट क्या होता है इस पर्टिकुलर सर्जरी का? सक्सेस रेट इसका मोर देन 97% सक्सेस रेट है। यानी कि अगर हम 100 मरीज ऑपरेट करते हैं तो उसमें 97% से ऊपर मरीज अगले दिन घर ठीक होके चले जाते हैं। यह जो सक्सेस रेट है, ये बाकी जो सर्जरीज होती हैं स्पाइन सर्जरी के अलावा जो रूटीन में हो रही है, जैसे घुटने बदलने वाली, गॉल ब्लैडर की, यूट्रस की, उनका सक्सेस रेट भी 95-97 होता है। तो स्पाइन सर्जरी आज के दिन कंपेरेबल है एनी अदर रूटीन सर्जरी जिसका सक्सेस रेट तकरीबन सेम ही आता है। ड्यूरल लीक या सीएसएफ लीक क्या होता है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, जो सीएसएफ लीक होता है वो अमूमन सिर की चोट के बाद पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सिम्पटम्स उसमें होता है कि पेशेंट कहता है कि हमें नाक से लगातार पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर नल की तरह पानी आ रहा है, बूंदें टप 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 करके आती हैं किसी भी एक नाक से। ये अमूमन यंग पेशेंट्स में हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी ट्रॉमा होता है, वो हमारे पास आते हैं। इसमें जो बेसिक जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो ये रहता है कि 100 में से 90% लोग विदाउट एनी सर्जरी ठीक हो जाते हैं, जिसमें हम दवाइयाँ शुरू करते हैं। पेशेंट को एडमिट रखना पड़ता है पर 2-4 दिन, पर 100 में से 90 पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। इन केस अगर वो नहीं हो पाते हैं ठीक, तो उसमें भी हम नाक के द्वारा एक सर्जरी होती है, इसमें कोई चीरा टाँका नहीं आता है, नाक से एंडोस्कोप से हम सर्जरी करके उसको लीक को बंद कर सकते हैं, है ना? तो और ये जो इटसेल्फ जो सीएसएफ लीक होता है सिर की चोट के बाद मुश्किल से 1% लोगों में होता है, बाकी लोगों में अमूमन नहीं देखना होता। इंट्रा ऑपरेटिव न्यू मॉनिटरिंग क्या होती है? क्या आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? जी, बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग जो होती है, ये एक तकनीक है जिसमें हम जो नर्व्स होती हैं, जिनको हम तंत्रिकाएँ भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें से एज़ वी नो कि एक बहुत ही छोटी मात्रा में करंट का बहाव होता है। तो जब करंट का बहाव होता है तो उसी से हमें ठंडा-गरम, दर्द, छूने का पता चलता है। अब उसको जब सर्जरी करते हैं नर्व्स की हम, तो हमें कैसे पता लगेगा कि नर्व के पास है या उससे सेफली दूर है? तो हम क्या करते हैं, एक न्यूरो मॉनिटरिंग नाम के गैजेट यूज़ करते हैं, जिसमें अगर जैसे ही हम नर्व के किसी के पास होते हैं, तो वो हमें एक बीप देती है कि हाँ, इस आप नर्व के पास हैं, तो सेफ डिस्टेंस से हम ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं, तो हम उससे हमें तुरंत पता चलता है कि इसमें इंजरी होने के चांसेस हो जाएँगे, तो हम उसको उस हिसाब से करते हैं। सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द सेफ्टी पेशेंट की ड्यूरिंग सर्जरी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए गैजेट है। ये हमारे हॉस्पिटल में यूज होता है और रूटीन में हमारे पास अवेलेबल है। अब तक आप कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? देखिए, ब्रेन और स्पाइन की मिला के पिछले 21 साल के मेरे न्यूरो सर्जरी करियर में अराउंड 10,000 के करीब सर्जरीज में सक्सेसफुली कर चुका हूँ। क्या आप अपने पेशेंट आउटकम्स और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रैक करते हैं और रिसर्च डेटा को कलेक्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि पेशेंट का डेटा, रिसर्च और डेटा एनालिसिस ये हमारे प्रैक्टिस का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसके बिना साइंस, मेडिकल साइंस आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। पहली चीज़, अगर हम ये डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो पेशेंट को सर्जरी किया, पेशेंट को कितना आराम आया, कितने पेशेंट्स ठीक हुए, इनको कैसे रिजल्ट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें एनालिसिस से पता चलती हैं। तो हर एक पेशेंट का हम देखते हैं कि बाद में कितना सैटिस्फैक्शन रेट है, कितना एनालिसिस हुआ, कितना उसको फ़ायदा हुआ। तो डेफ़िनेटली ये मेरी प्रैक्टिस का अभिन्न अंग है। आप स्पाइनल फ्यूजन की भी सर्जरी करते हैं। ये किन हालातों में करनी पड़ती है? जी बिल्कुल, स्पाइनल फ्यूजन की सर्जरी एक रूटीन सर्जरी है। हम मतलब अराउंड स्पाइन सर्जरीज़ में अगर परसेंटेज करें बात, तो अराउंड 30 से 40% जो स्पाइन सर्जरी होती है उनमें हमें फ्यूजन करना पड़ता है। यह बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस पेशेंट को जो स्पाइन सर्जरी करते हैं, तो साथ में हम प्लेट्स और आर्टिफिशियल डिस्क हम इंसर्ट करते हैं, ताकि पेशेंट को कंप्लीट पेन रिलीफ हो। ये कब करनी पड़ती है? ये उन कंडीशन में करनी पड़ती है जहाँ पर हम पेशेंट की स्पाइन स्टेबल ना हो। मायने कि या उसको कोई चोट लगी हो, है ना? जिसकी वजह से उसकी स्पाइन की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो आपस में हिलने लगी हो या स्टेबल ना हो, या पेशेंट की डिस्क इतनी खराब हो चुकी हो कि वो रिपेयर लायक ना हो, या
पेशेंट को कंप्रेशन इतना है कि हमें मल्टीपल लेवल्स पे स्पाइन को खोलना पड़ता है, जिसमें अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो उन केसेस में हम स्पाइनल फ्यूजन की सर्जरी करते हैं और उसका बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है। और आज के दिन तो हम मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। इसके अंदर छोटे चीरे से हम पेशेंट को फ्यूजन सर्जरीज कर रहे हैं। आज के समय में हम स्पाइन की दो मेजर बीमारियों से जूझ रहे हैं, सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलोसिस। इनमें क्या फर्क है, इनका क्या कारण है और इनका क्या इलाज है, और क्या ये पूरी तरह ठीक हो जाता है? देखिए, जो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसके मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, उसको मैं 2 या 3 चीज़ें डेफिनिटली समझाता हूँ, जो उनके काफ़ी मदद करती हैं, अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स या फिजियोथेरेपी। एक तो सबसे पहले जैसे फ़ोन का पोस्चर है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा गलती हम जो करते हैं, कि वो फ़ोन हम ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करना है, बल्कि हमें सामने, जैसे हमारा न्यूट्रल पोस्चर होता है, ऐसे सामने चलते हुए देखते हैं हम। तो उस तरह से अगर हम चलें और सामने देख के रख के इस तरह से फ़ोन हम करें, तो वो बेटर रहता है। सेम वे आज के दिन वर्क फ्रॉम होम काफ़ी लोग कर रहे हैं, जिसमें ऑफ़िस वाला डेस्क और चेयर घर पे नहीं होती है, वो बेड पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, घंटों-घंटों करते रहते हैं, जो कि अपने आप में अगेन सेम वो इस पोस्चर में करते रहते हैं, जो नुकसान करता है। उसको उनको भी ये बताता हूँ कि आप प्रॉपर एक इन्वेस्ट कीजिए डेस्कटॉप एंड चेयर में और टेबल में, जिसपे आप आर्म्स डिस्टेंस पे अपने लैपटॉप को रखें और नज़र जो आपकी 30 डिग्री गेज़ डाउन, मतलब सामने चलते हुए होती है, उससे आप उसको रखें और वैसे काम करें। तो उससे आपकी सर्वाइकल स्पाइन पे जोर नहीं पड़ता है, उसकी जो डिजनरेशन की रफ्तार है काफ़ी कम हो जाती है। कई बार हमने सुना है स्लिप डिस्क हो जाना। इस शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, स्लिप डिस्क जो होती है, क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो 3 चीज़ों से बनी है। एक तो हड्डी है, छोटी-छोटी हड्डियाँ बनी हैं, ऊपर वाले ने बनाई है, उसको मनके बोलते हैं। उनके बीच में डिस्क यानी कि जो कुशन होते हैं, वो हर एक हड्डी के बीच में एक कुशन होता है, ताकि उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हड्डी से हमें खड़े होने की स्ट्रेंथ मिलती है, डिस्क से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और रीढ़ की हड्डी के बीचों-बीच से एक स्पाइनल कॉर्ड नाम की मेन फाइबर यानी नस आती है, जो ब्रेन से कनेक्ट करती है पूरे शरीर को। उसमें से बाकी नसें बाहर निकलती हैं। तो अब क्या होता है कि बिकॉज़ ऑफ रिपीटेड ट्रॉमा या रिपीटेड मूवमेंट्स, हमारे जो लोअर बैक की या गर्दन की जो डिस्क है, वो घिस जाती हैं या फट जाती हैं एकदम अचानक ट्रॉमा से, या एज रिलेटेड डिजनरेशन से वो फट जाती हैं, और उसका टुकड़ा जो है वो बाहर निकल आता है, और जो नस वहाँ से निकल रही होती है उसको दबा देता है। अब क्योंकि डिस्क अपनी जगह से हिल गई है, तो उसको हम इंग्लिश में स्लिप डिस्क बोल देते हैं, और जिसकी वजह से जो सिम्पटम होता है, अगर पैरों में हो रहा है, तो उसको हम सियाटिका बोलते हैं, क्योंकि जो नस हमारी मेन पैर में जाती है वो सियाटिक नर्व होती है, तो उसके ऊपर जब दबाव आता है उसको हम सियाटिका बोलते हैं। तो ये डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क डिजनरेशन या स्लिप डिस्क, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं। अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक बहुचर्चित मूवी का डायलॉग भी है, दिमाग में केमिकल लोचा। देखिए, इसके कई मुख्य कारण हम कह सकते हैं, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि आज से 30 इयर्स बैक तक हमारा ब्रेन को प्रोसेसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। वो ब्रेन काम करता था। जब हमें पड़ोसी का फ़ोन नंबर तक याद होता था, हमें उठ के जाना पड़ता था, चलना पड़ता था, चीज़ें इतनी सब चीज़ें घर पे ज़ोमैटो की तरह नहीं आती थी। तो उससे हमारा शरीर को काम करता जब करना पड़ता था, तो वो स्वस्थ भी रहता था। आप देखिए, जब अब आपको मेमोरी, मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स हैं, कि सर हमें कुछ याद नहीं रहता, लेटेस्ट चीज़ें भूल जाते हैं हम। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को यूज़ करना धीरे-धीरे बंद कर दिया। हमारी बॉडी एक ही चीज़ पे काम करती है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वी स्टार्ट लूजिंग दैट ग्रिप। तो अगर मैं अपने, जब मैं छोटा था या यंग एज में था, उस समय हम सबके फ़ोन नंबर, अपने रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर ज़ुबानी याद होते थे। आज के दिन हालत ये है कि हमें अपने घर के सबके फैमिली मेंबर्स के, कुछ लोग आते हैं उनको फैमिली मेंबर्स के भी नंबर मुँह ज़ुबानी याद नहीं होते हैं, है ना? तो दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ ओवरवेलमिंग ऑफ, आई वुड से कि ओवरवेलमिंग ऑफ द ब्रेन विद द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग, व्हिच इज़ टोटली अननेसेसरी। हम रील्स देख रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो हम ब्रेन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिना किसी ज़रूरत के काम से। सेम वे स्पाइन की हेल्थ हमारी, पहले हम काम करते हैं, लेबोरियस काम भी करते हैं, दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, हम हज़ार काम करते थे, जिसकी वजह से हमारी मसल्स, हमारी लोअर बैक, हमारा सर्वाइकल स्पाइन ये हेल्दी रहता था। पर आज के दिन क्या हुआ है कि सब चीज़ें घर बैठे लगी, हम क्या करते हैं,
ऑफिस में बैठे-बैठे कर रहे हैं, शाम को घर आए, शाम को भी हम टीवी बैठे-बैठे देख रहे हैं, खाना बाहर से आ जाता है। हम वी आर हार्डली मूविंग, है ना? तो दैट इज़ कॉज़िंग दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर रही है। आपके अब तक के इतने लंबे करियर में कोई एक ऐसा केस जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो? हाँ, केसेस तो कई हैं जो चैलेंजिंग रहे हैं, बट एक केस मैं बताना चाहूँगा स्पेसिफिकली। मेरे पास एक 16 साल की बच्ची आई थी जो इंडिया ए के लिए कुश्ती खेलती थी, प्रोफेशनल कुश्ती। इंडिया ए टीम को रिप्रेज़ेंट करती थी। सिर्फ 16 साल की थी और कुश्ती खेलते हुए उसको कोई इंजरी हुई और उसकी स्पाइन की जो डिस्क प्रोलैप्स की बात कर रहे थे, डिस्क खिसक गई और उसकी वजह से उसको एक पैर ने चलना कम कर दिया शुरू, है ना? और वो जब मेरे पास आई तो उसको बहुत पेन था और पैर एक सुन्न पड़ रहा था उसका। तो उसको मैंने एमआरआई कराया एंड अमूमन 16 साल के बच्चों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर उसका एमआरआई कराया तो एमआरआई में उसको डिस्क प्रोलैप्स आया जिसको हमने तुरंत सेम डे सर्जरी किया एंड खुशी की बात यह है कि वो आज के दिन इंडिया के लिए खेलती है और इंडिया में अभी भी उसने कुश्ती अपनी प्रोफेशनल कुश्ती को मेंटेन रखा है एंड वो अभी उसके लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच इवन आफ्टर सर्जरी। न्यूरो के केस में ज्यादातर डॉक्टर स्ट्रेस को एक विलेन मानते हैं। आप खुद इसके डॉक्टर हैं, आपको भी बहुत स्ट्रेस होता होगा। कैसे डील करते हैं आप इस सिचुएशन? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आज के हालात में ये है कि हर एक आदमी स्ट्रेस्ड है, कोई अपने घर से, कोई ऑफिस से, कोई बिना किसी बात के, मतलब स्ट्रेस डेफिनेटली एक पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। बट बीइंग अ डॉक्टर, जैसे मैं हर रोज देखता भी हूँ, यंग से लेकर ओल्ड पेशेंट्स आते हैं जो स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं। डेफिनेटली हमें भी स्ट्रेस रहता है काफी, क्योंकि जो खासकर न्यूरो सर्जरी में पेशेंट सारे हमारे क्रिटिकल होते हैं, जो ब्रेन का हो, जो स्पाइन का हो। बट सिंस हमें आगे डिलीवर करना है पेशेंट को, हमें अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से देनी है, तो हम स्ट्रेस लेके काम करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम वी मेक इट अ पॉइंट कि मैं कभी भी एक फटीग लेवल तक काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा कंफर्ट लेवल में काम करता हूँ कि पेशेंट को अपना बेस्ट दे सकूं। इसके लिए मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे रनिंग करनी है, तो वो मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, मेंटली भी, फिजिकली भी, एंड पेशेंट्स को, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। दूरबीन से स्पाइनल सर्जरी का क्या तात्पर्य है? यह सर्जरी दूसरी सर्जरी से कैसे अलग है? देखिए, दूरबीन से स्पाइन सर्जरी जो है ये रेवोल्यूशनरी टेक्निक है, जिसमें क्या होता है कि हम पहले जो ट्रेडिशनल सर्जरी होती थी उसमें बहुत लंबा चीरा आता था। हम सारे अंदर काफी ज्यादा हमें खोल के अंदर जाना पड़ता था और नंगी आंखों से हम देखते थे जो नर्व्स हैं, जो महीन होती हैं बड़ी, और उसमें सक्सेस रेट कम होता था। बट आज के दिन जब से एंडोस्कोपी आई है और जो लोग एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक छोटे से कैमरा से, है ना, जो कि छोटे से चीरे से हम स्पाइन सर्जरी या ब्रेन सर्जरी करते हैं और अंदर का बहुत ही अच्छा मैग्नीफाइड विजन हमें दिखता है, जिससे स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ हो गई है। और पेशेंट को उसका बेनिफिट क्या है कि बहुत ही छोटा चीरा, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी कम चीरे की सर्जरी होती है, स्पाइन सर्जरी माइंड यू। और पेशेंट उसके बाद अगले दिन चल फिर सकता है, रिज्यूम कर सकता है अपनी ऑफिस ड्यूटीज। उसको कोई बेड रेस्ट नहीं होता, हार्डली 1 या 2 टांके आते हैं उसको, एंड दैट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द स्पाइन एंड ब्रेन सर्जरी। और आजकल जो हम यहाँ स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं उसमें एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इस हद तक पहुंच गई है कि कुछ केसेस में इसमें स्पाइन फ्रैक्चर, आपने सुना होगा, जो पहले कहते थे कि बहुत ही खतरनाक काम है कि स्पाइन फ्रैक्चर हो गया पेशेंट को तो वो अब जिंदगी भर उठ ही नहीं पाएगा, बेड पे रहेगा। इस केस में हम स्टिचलेस स्पाइन सर्जरी, इसको हम काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो स्पाइन फ्रैक्चर है उसके अंदर हम एक सुई से सर्जरी करते हैं और एक दवाई, इसको बोन सीमेंट कहते हैं, वो डालते हैं, जिसके 2 घंटे बाद ही पेशेंट, और ये सुन करके होती है, इसमें जनरल एनेस्थीसिया भी नहीं होता, 2 घंटे बाद ही पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री हो के चल फिर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और कोई चीरा टांका भी नहीं आता है उसके अंदर। तो ये आज के दिन इतना एडवांस हो गया है स्पाइन सर्जरी कि मतलब जो पहले सोचना भी असंभव था। एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरी कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? क्या दूसरे सर्जन भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और क्या ये महंगी होती है? देखिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अभी बहुत ही नई तकनीक है। तकरीबन लोग माइक्रोस्कोप से या नंगी आंखों से सर्जरी कर रहे हैं, बट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बहुत कम जगह उपलब्ध है। जहां पर भी उपलब्ध है वो बड़े सेंटर्स में ही है। जैसे हम यहाँ मैक्स वैशाली में
हम लोग स्पाइन सर्जरी एंडोस्कोप से रूटीन लेकर रहे हैं पिछले कई सालों से। इसके अलावा दिल्ली में 1 या 2 मुश्किल सेंटर और हैं जहाँ पर प्रॉपर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें आधे सेंटीमीटर का यानी 4 या 5 एमएम का कट आता है। बाकी जगहों पे नीचे पुणे में या मुंबई में सर्जरीज हो रही हैं ऐसी। बट दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें तो मुश्किल से 2 या 3 सेंटर्स में इस लेवल की सर्जरीज हो रही हैं। क्या आपके पास इस तकनीक को सीखने के लिए दूसरे डॉक्टर्स भी आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने बताया कि जैसे पिछले कुछ ही साल से उपलब्ध हुई है, तो अभी काफ़ी लोग इसको इस सर्जरी को करने में ट्रेन्ड नहीं हैं, जिसके लिए हम समय-समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने 19 अप्रैल को अपने अस्पताल और के साथ में मिलके ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कैडेवरिक वर्कशॉप, हैंड्स ऑन वर्कशॉप शुरू किया था, कंडक्ट किया था, जिसमें देश-विदेश से करीब-करीब 100 सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स या स्पाइन सर्जन्स हमारे पास आए थे ये विधि सीखने के लिए। इसके अलावा मैं अलग-अलग जगहों पे, जैसे पीछे हम वाराणसी गए, अभी नेपाल जा रहे हैं और यूएसए में तक में भी अभी इस सर्जरी का बहुत सीखने की एक्सपीरियंस करने की लोग चाह रहे हैं। तो अगले महीने मैं इवन लॉस एंजेलिस यूएस में भी वहाँ पर इस विधि को सिखाने के लिए जा रहा हूँ, एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली दिस इज द फ्यूचर ऑफ स्पाइन सर्जरी एंड काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए जो यह विधि को आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे कैसे पता लगे कि मुझे स्पाइन सर्जन के पास जाना है? क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं स्पाइन प्रॉब्लम्स के? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अमूमन लोग किसी भी कमर दर्द को या गर्दन दर्द को, शोल्डर दर्द को मान के बैठ जाते हैं कि ये स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है। पर अमूमन ऐसा नहीं होता। यूजुअली पेशेंट्स को ये मसल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो कि सिकाई से या मसाज से नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो जाती है। पर अगर किसी मरीज को पेन ऑफ एंड ऑन, मतलब बीच-बीच में आ रहा है, तो वो मानते हैं कि मसल्स का पेन है, पर किसी को लगातार दर्द है जो उसको रूटीन के काम नहीं करने दे रहा है, या फिर उसको सुनपन आ रहा है हाथ में या पैर में, झंझनाहट हो रही है हाथ पैर में, या कोई हाथ पैर चलना कम हो गया, पकड़ कम हो गई है, या पंजा पैर का चलना कम हो गया है, या लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल कम होता जा रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली उसको स्पाइन सर्जन, न्यूरो सर्जन के पास परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उसमें देर करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। क्योंकि अगर ऐसा डैमेज परमानेंट हो जाता है तो फिर सर्जरी का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो मैं दोबारा एक बार बताना चाहूँगा, सुनपन आ रहा है, झंझनाहट हो रही है, अगर हाथ-पैर में से किसी भी चीज़ को पकड़ने में या पैर को चलने में दिक्कत आ रही है, या लैट्रिन पेशाब के रास्ते का कंट्रोल आपका खत्म हो रहा है, तो आपको डेफिनिटली विदाउट संकोच पहली कंसल्टेशन न्यूरोसर्जन से और स्पाइन सर्जन से करनी चाहिए। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है? इसकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ब्यूटी यही है कि पेशेंट अगले दिन चल फिर सकता है विदाउट एनी पेन, क्योंकि उसका छोटा सा कट आता है, इसमें कोई अंदर चीरा-फाड़ी नहीं होती है। छोटे से हम दूरबीन के रास्ते ही अंदर देखते हैं, झाँकते हैं और वहीं से सर्जरी करते हैं। और जो सिस्टलेस सर्जरी मैंने बताई वो तो कमाल है, उसमें तो पेशेंट 2 घंटे बाद सब काम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होती है। वो अगले दिन अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकता है। इसलिए पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही फायदे की चीज़ है। अक्सर लोगों का पूछना होता है कि स्पाइन की सर्जरी के बाद कहीं मुझे पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा? क्या मैं ठीक से चल पाऊंगा? देखिए, पैरालिसिस अगर स्पाइन सर्जरी, उसको देखिए, स्पाइन सर्जरी सर्जरी की अगर ज़रूरत है, तो उसको पैरालिसिस अगर वो नहीं कराएगा तो डेफिनेटली हो सकता है। स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस नहीं होता यूजुअली, है ना? ये एक मिथ्या है, गलत वो है, बिलीफ है कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस होता है। यूजुअली मैं आपको बताऊँ स्टोरी क्या होती है कि पेशेंट को डिस्क कोलैप्स होती है या कोई भी स्पाइन प्रॉब्लम होती है, उसको वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, फिजियोथेरेपिस्ट या वैद्य इनके पास जाता है या घर में ही मालिश कराता है। उसके बाद जब वो पैर चलना या हाथ चलना कम हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं अब डॉक्टर को दिखाऊँ। वो डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ पर उसको एमआरआई, एक्स-रे बताते हैं डायग्नोज़ करने के लिए, तो वो फिर नहीं कराता है, वो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुँच जाता है कि मेरे को खींच लगा दो, मेरे को कुछ और कर दो। इसमें वो टाइम निकाल लेता है। फिर जो उसको पैरालिसिस या हाथ-पैर कमज़ोर हुआ था, वो अब ठीक कैसे होगा?
तो दोबारा जाता है सर्जन के पास, तो वो एमआरआई करवा के जाता है, तो उसमें दिखता है कि यार डिस्क है। उनको सर्जरी बताते हैं, तो कहते हैं कि भाई सर्जरी तो हमें सोच के बताएंगे या बाद में कराएंगे। तो वो केसेस जो होते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि अगर आपका कोई भी हाथ पैर चलना कम हो रहा है, या कम, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कहीं भी हाथ या पैर में वीकनेस आ रही है तो वो अर्जेंसी है, वो अर्जेंट है, आपको तुरंत उसको नस को दबाव से मुक्त कराना है। अदरवाइज क्या होगा कि ये नस वो सूख जाएगी, आपको सर्जरी अगर नहीं कराएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप एक बार हाथ पैर चलना बंद हो गया परमानेंटली, अपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा दिए, उसके बाद आप यूजली कहते हैं कि हम सर्जरी के लिए आ गए हैं, सर्जरी कर दीजिए, तो उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बाद में वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सर्जरी भी करा ली, हमारा पैर चलना तो वापस नहीं शुरू हुआ। वो जो भ्रांति है, जो धारणा है, वो वहां से बन गई है कि सर्जरी कराने के बाद भी हमारा पैर चलना तो शुरू नहीं हुआ। वो नहीं होगा अगर आपने टाइम निकाल दिया। देखिए, इस बात को समझना है आपको कि अगर हाथ पैर कमजोर पड़ना शुरू हो गया, तुरंत सर्जरी कराएं, वो आगे बढ़ना रुक जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बट अगर आपने उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकाल दिए, महीनों निकाल देते हैं लोग, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे सर्जरी करने के बाद ठीक हो जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि हम सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो ये एक गलत साइकिल बन गया है, जिसको मैं क्लियरली बताना चाहूंगा कि आपको अगर ऐसा कुछ भी होता है, लकवा या कमजोरी आ रही है, तो पहले, सबसे पहले सर्जन से मिलें, और अगर वो सर्जरी बताता है तो डेफिनेटली कराइए, क्योंकि बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता। क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद बहुत दर्द रहता है? क्या बहुत टाइम तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? नहीं, एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद जो बल्कि उल्टा रहता है कि दर्द जो के साथ पेशेंट आता है हमारे पास, वो दर्द फ्री हो जाता है। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही वो चल फिर सकता है। तो दर्द अमूमन नहीं रहता है। जो सर्जरी का दर्द होता है, वो इतना होता है कि दर्द की दवाओं से 1-2 दिन तक वो रहता है, तो ठीक हो जाता है। कोई ऐसा, पर जो मेन प्रॉब्लम जो पैर का या हाथ का जो दर्द होता है, वो तो तुरंत ठीक हो जाता है। सर्जरी के बाद दर्द नहीं होता है। आप अपकमिंग या कहिए परसुइंग स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड को अपना करियर बनाने चाह रही हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस समय एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच कर रहे हैं, वो इस करियर को अपनाएं, क्योंकि बहुत ही एक्साइटिंग करियर है। आप सोचिए, पेशेंट आता है लंगड़ाते हुए ओपीडी में आता है, उसको हम ऑपरेट करते हैं, अगले दिन वो नॉर्मल चल रहा होता है। ये अपने आप में जितनी सेटिस्फेक्शन देता है, वो शायद इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे भी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। आपको बताऊं, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है इस फील्ड से ज्यादा किसी में मुश्किल ही मिलेगी। जब रात को हम जाके सोते हैं तो अच्छी नींद आती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने मरीज के साथ अच्छा किया, और आपके मरीज जो है ना, तो खुश घर जाते हैं, तो हम भी खुश होते हैं। आप काफ़ी बिज़ी रहते हैं। क्या आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं? क्या-क्या हॉबीज़ हैं आपकी? देखिए, क्या है कि बिजी, हाँ, बीइंग अ न्यूरोसर्जन बिजी रहना तो प्रोफेशन की वजह से पड़ता है। पर जब भी हमें टाइम मिलता है तो मैं जो मेन टाइम निकलता है, या तो मैं अपने घर में रहता हूँ बच्चों के साथ, खेलना कूदना या घूमने जाना कहीं भी लंच डिनर के लिए। और दूसरा मेरा शौक है टेक्नोलॉजी का, जो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फील्ड है, उसमें मैं पढ़ता रहता हूँ, या उसमें कोई नया काम करता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में इतनी अच्छी तरह समझाया है आम आदमी को, उन्हीं की भाषा में। अगर कोई पेशेंट आपसे मिलना चाहे, तो कैसे मिल पाएगा? देखिए, बेसिकली मैं सुबह से शाम तक 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे, मैं मैक्स वैशाली में मिलता हूँ, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में। आई एम डायरेक्टर एंड हेड देयर। दूसरा, अगर किसी को कॉल करके जानकारी लेनी है, तो मेरी पीए है, मधु, है ना, उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 705 6666 884, 705 6666 884। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है ना, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास आपका डिटेल्स आ जाएगी, एंड मेरे जो टीम है, मेरा स्टाफ आपको वापस कॉल करेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद।